अब हम लोग आज जो है, आज आपको टॉपिक दिया था सर्वोच्च न्यायालय। आज का जो टॉपिक था न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये बताएं जो उस समय कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है, जिसके चीफ जस्टिस थे सर रजा एमपी, वह भारत का क्या उच्चतम न्यायालय आज का जो है क्या वो वही था? नहीं था। क्यों? क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इसलिए इसे हम अपना उच्चतम न्यायालय नहीं। ठीक है, दूसरा देखो, क्या संघीय न्यायालय, क्या संघीय न्यायालय जो है ना वो आज का उच्चतम न्यायालय है? क्या संघीय न्यायालय आज का उच्चतम न्यायालय है? बताएं, जो संघीय न्यायालय बना क्या वो आज का उच्चतम न्यायालय है? नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। इधर जो आज का हमारा उच्चतम न्यायालय है, आज का उच्चतम न्यायालय, जो आज का उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। जो आज का हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि इसका पहला मुख्य न्यायाधीश क्या बताया? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अच्छा, ये हीरालाल जे कानिया जो थे, अगर तुमसे पूछे संघीय न्यायालय का अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये पता है ये संघीय न्यायालय के, संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश, संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश जो हीरालाल जे कानिया हैं, वो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश। अब एक प्रश्न, जैसे मैंने आपसे चर्चा की राष्ट्रपति के विषय में, कुछ राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, ठीक है, कुछ ने त्याग पत्र दिया, ठीक है, और कुछ पर महाभियोग चला। तो हमारे यहाँ महाभियोग इम्पीचमेंट किसी पर नहीं चला, ठीक है, त्याग पत्र किसी ने नहीं दिया, ठीक है, मृत्यु जरूर हुई। और मृत्यु में मैंने आपको दो बताए थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्या कार्यकाल के दौरान किसी की मृत्यु हुई? क्या? हाँ, कौन कौन?
हाँ, एक कालिया साहब बिल्कुल सही है। देखें, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान किसी की मृत्यु हुई तो क्या कहेंगे? इधर एक तो हीरालाल जे कानिया और दूसरे थे, ठीक है, यस मुखर्जी। कार्यकाल के दौरान सीजे चीफ जस्टिस, कार्यकाल के दौरान मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हुई तो पता कौन थे? दो न्यायाधीश थे। अगर तुमसे पूछा जाए किसने त्याग पत्र दे दिया था? किसी ने त्याग पत्र भी दिया था? बताएं। हिदायतुल्लाह त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र बताएं। के एस राव, के एस राव ने त्याग पत्र दिया था और आर एस पाठक ने दिया था। आर एस पाठक ने दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। आर एस पाठक ने दिया था, ठीक है। अगर यही पर पूछा जाए इम्पीचमेंट पारित तो नहीं हुआ, इम्पीचमेंट लगा किसके खिलाफ? ठीक है, इम्पीचमेंट लगाया गया किसी के खिलाफ, इम्पीचमेंट लगाया गया तो इम्पीचमेंट महाभियोग भी लगाया गया, ठीक है, महाभियोग। वैसे इस शब्द का प्रयोग जो है केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो किसके खिलाफ लगाया गया? दीपक मिश्रा। प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, पेश नहीं हो पाया। एक थे एस एन शुक्ला, दो के खिलाफ दीपक मिश्रा और एस एन शुक्ला। समझिए, इधर कार्यकाल के दौरान दो की मृत्यु हुई, ठीक है। अगर कहे त्याग पत्र दिया तो चीफ जस्टिस वो जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते, राष्ट्रपति के संदर्भ में किया जाता है। एक तो दीपक मिश्रा और एक एस एन शुक्ला, ठीक है। देखें, अब यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर, चर्चा हम लोग करेंगे, पता है, अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 124 से लेकर के कहां तक? 147 तक। तुम्हें पता है 148 में क्या है? कैग, ठीक है। 148 में क्या है? कैग है। और इससे पहले क्या है? भारतीय संसद है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या चर्चा करते हैं? भारतीय संसद पे चर्चा करते हैं। यहां पर हमें चर्चा करना है 124 से लेकर के 147 तक। अनुच्छेद 124 ऐड करें। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, ठीक है, गठन का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जब ये संविधान बना, भारतीय संविधान बना, देखिए भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था जो है वो कैसी है? एकहरी न्याय व्यवस्था है,
एक क्रम हमको दिखता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड, उसके ऊपर क्या है हाई कोर्ट, इसके ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट। एक हमें क्रम दिखता है, ठीक है, न्याय व्यवस्था में। अगर यहाँ पर बात करते सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, गठन का वर्णन किया गया। जब भारतीय संविधान बना तो इसमें क्या कहा गया था, कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश कितने होंगे, टोटल 8, 1 + 7, 1 + 7 की बात की। अच्छा, वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में क्या कहेंगे, 33 + 1 = 34। इधर बस यही समझना, जैसे अगर हम वनडे की तैयारी करते हैं, इधर वनडे एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो हम केवल इतनी ही बात कह देते हैं, इस समय इतने न्यायाधीश हैं और पहले इतने थे, ठीक है। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए मूल संविधान में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, 8। अगर तुमसे यही पर पूछे वर्तमान भारतीय संविधान में, ठीक है, आज के समय में कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है, बताएं, 34, ठीक है, ये गलत है, 32 भी गलत। नहीं, अब तो 30-32 मत करो, समझ गए, 30-32 बता करके तो ऐसे ऐसे बता रहे जैसे बिल्कुल एक दिशा के बजाय दूसरी दिशा में, फिर तो जो मन आया कहने लगे, फिर वो गिनती किसमें चली गई। इधर यहां पर आज भी भारतीय संविधान में क्या लिखा है, यही लिखा हुआ है, आज भी भारतीय संविधान में यही लिखा हुआ है। संविधान में इसमें कोई संविधान, इधर समझे, इधर आज भी इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। इसी अनुच्छेद में इतना लिखा गया है, संसद विधि के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करेगी। संसद जो है किसके माध्यम से, विधि के माध्यम से करेगी। याद रहे, यहां पर ये नहीं है संविधान संशोधन, समझ गए, संविधान संशोधन नहीं है, संसद केवल विधि के माध्यम से ही न्यायाधीशों की संख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। यहाँ किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, समझिए। इधर 1 मिनट समझ ले पहले, इधर भैया पहले समझ ले, समझ में आ गया तुरंत याद रहेगा। देखिए, ज्यादातर लोग आपको क्या बता देंगे, कह देंगे इस समय 34 है, क्या अमेंडमेंट किया गया होगा, नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं, केवल संसद ने साधारण विधि, क्या लिखा है संविधान में, संसद विधि के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करेगी, संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है। संसद ने क्या किया, समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। जैसे संसद ने 1956 में क्या किया, 11 न्यायाधीश, 1960 में 14 न्यायाधीश, 1978 में बताए 18 न्यायाधीश, 1986 में 26 न्यायाधीश, ठीक है, 2008 में 31 न्यायाधीश और 2019 में 34 न्यायाधीश, समझिएगा। संसद ने इसका प्रयोग करते हुए, इधर संसद ने, अभी देख रहे हैं, इधर संसद ने अपनी पावर का प्रयोग करते हुए पता क्या किया, संसद ने 1956 में 11 न्यायाधीशों की व्यवस्था की, 1960 में, ठीक है, कितने, 14, 1978 में 18, ठीक है, 1986 में बताए 26 और 2008 में बताए 31 और 2019 में 34।
ये जो न्यायाधीशों की वृद्धि हुई है तो वो संसद ने सामान्य विधि के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया। इसके लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया। नोट करिए। नोट हो गया? अब बात कर लेते जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनकी आयु सीमा क्या होगी? अगर न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम जो न्यायाधीश होंगे उनकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? मतलब जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए विधान परिषद 30 वर्ष। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए बताए विधानसभा का सदस्य, ठीक है, 25 वर्ष। अगर तुमसे कहे राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अरे लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता है, ठीक है, इधर 25 वर्ष न्यूनतम। इधर अगर बात करें इधर, यही नहीं, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र, अरे जो प्रधानमंत्री बना रहे तो मंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कितना? 25 वर्ष। और राज्य में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25। ठीक है, न्यायाधीश बनाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा इधर 65, न्यूनतम 65। क्या क्या चाहते हो चले जाए? 62 न्यूनतम बनाओगे? राहुल तुम नहीं सुधरोगे। 65 में 65 न्यूनतम 45 35 कंफर्म है? बताइए। इधर नहीं, 35 कंफर्म? एक बार बताएगा। हाँ, और कोई? इधर नहीं, इधर तुम बताइए। न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, भाई सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा बस। हाँ बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं बताना चाहते? ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा पता है? निर्धारित नहीं है, ये याद रखें, ऐसे मत बताएं। न्यूनतम आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा जो है निर्धारित नहीं है। इधर अगर तुमसे कहे अधिकतम सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी है? ठीक है, 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। और अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 62। हाई कोर्ट के लिए अधिकतम क्या है? 62। अगर तुमसे कहे ऐसा कहीं मेंशन है, तुम बताओगे हाँ ऐसा मेंशन है। फिर इसमें आर्टिकल नंबर 124। हम लोग जितनी भी चर्चा अभी कर रहे हैं 124 की बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब मत बताना कि 35 वर्ष है या 30 वर्ष है, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है नहीं जाने। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है?
सीधे सीधे आप कहेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इधर 1993 से पहले की बात कर रहे हैं, समझिए जरा। 1993 से पहले न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति महोदय कैसे करते थे? राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह करते थे। देखिए समझे, 1993 से पहले की बात कर रहे हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी वो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, आज भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं, पर राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर करते थे? मंत्री परिषद की सलाह पर करते थे। मंत्री परिषद जो कह रहे वो सुन रहे, ठीक है। 1993 से पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद, मतलब जैसा सरकार कहती थी, जैसा सरकार कहती थी उसी तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। परंतु एक वाद आता है, ठीक है, एएसपी गुप्ता, एएसपी गुप्ता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, किसके संदर्भ में निर्णय दिया? तो किसके संदर्भ में था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा, कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो न्यायाधीश होंगे वो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। इस वाद में एसपी गुप्ता के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसे फर्स्ट जजज केस कहते हैं, ठीक है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मंत्री परिषद की सलाह से नहीं, कोलेजियम व्यवस्था से होगा। कोलेजियम व्यवस्था में क्या होगा? इसमें कुल न्यायाधीश कितने होंगे? कुल न्यायाधीश कोलेजियम में कुल न्यायाधीश 5 होंगे। और 5 में कौन कौन होगा पता है? एक तो मुख्य होगा और 4 सीनियर न्यायाधीश होंगे, 4 सीनियर न्यायाधीश होंगे। और ये 4 सीनियर न्यायाधीश, समझिए इधर, ये 4 सीनियर न्यायाधीश हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सुझाव या सलाह किसे देंगे? राष्ट्रपति को। ये लोग किसे सलाह देंगे? ये राष्ट्रपति महोदय को सलाह देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसी की नियुक्ति करेगा। अब समझिए इधर, जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेंगे। यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति के अंदर एक विचार आने लगा, ठीक है, हमें जो ये कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा वही हम नियुक्ति करेंगे, हम क्या इसे वापस नहीं कर सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति क्या करता, कोई बिल पास होता है, एक धन विधेयक, संविधान संशोधन को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, साधारण बिल को राष्ट्रपति वापस कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अंदर विचार आया, क्या हम इसे वापस कर सकते हैं कि नहीं वापस कर सकते? तो राष्ट्रपति ने अपनी पावर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? पावर का प्रयोग किया। और पता राय किससे मांगी? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। और किसके तहत? 143 अनुच्छेद नंबर 143 का प्रयोग करते हुए एक राय मांगी। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से। और उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि हमें ये बताएं
जो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो सुझाव आते हैं उसे राष्ट्रपति क्या वापस कर सकता है? सुझाव ना माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, वापस कर सकता है। केवल एक बार आप वापस कर सकते हैं, केवल एक बार वापस, केवल एक बार आप वापस कर सकते हैं, बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते। अगली बार अगर यही सुझाव आया तो आपको उसको क्या नियुक्ति देनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझिए इसी दौरान होता क्या है, 2002 की बात कर रहे हैं, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया कब? 2002 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने जरा बताएं? इसका अध्यक्ष कौन बना? कोई बताए, एग्जाम में आ चुका है। संविधान समीक्षा आयोग 2002, बताएं 2002 अध्यक्ष, एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्रैकेट चलेगा, ये अध्यक्ष। इन्होंने कहा, पता है इन्होंने क्या कहा? कहा एक कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर, समझिएगा, कोलेजियम के स्थान पर क्या होना चाहिए? न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। समझिए सुझाव क्या दिया? कोलेजियम के स्थान, अब तो सरकार सोच रही है हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हम तो एकदम फ्री हो गए, अब हमको क्या चाहिए? हमको कुछ न कुछ चाहिए। तो पता है एक न्यायिक समीक्षा आयोग आया, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो क्या क्या निकल कर के आया? न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं टीचरों की नियुक्ति के लिए एक आयोग होता है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है, उसी प्रकार न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन की बात करी गई। ठीक है, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कौन बना? मनमोहन सिंह बने। पता है मनमोहन सिंह संसद में बिल लेकर के आए, संसद में बिल लेकर के आए, ठीक है, संसद में बिल आया, ठीक है, भाजपा ने विरोध किया कि सरकार न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रता है उसे छीनना चाहती, समाप्त करना चाहती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा होगी। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन ना किया जाए। भाजपा ने विरोध किया, हुआ भी ऐसा, एक सदन ने पास किया, दूसरे सदन ने पास नहीं किया, लोकसभा भंग हो गई और बिल क्या हुआ? समाप्त हो गया। आपको पता है मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, समझिएगा, जैसे मोदी जी आए तुरंत मोदी जी ये बिल लेकर के आ गए, ठीक है, भाजपा लेकर के आई, पहले भाजपा ने विरोध किया, फिर भाजपा लेकर के आई, भाजपा ने पास कर दिया। ये जो बिल आया था, समझिए, बिल संविधान संशोधन वाला, ठीक है, संविधान संशोधन कौन था? 221, 221 तुमने खूब पढ़ रखा है। 222 121 और 122, 122 क्या है? प्रस्तुत करने के अनुसार 122 जब पास हो गया था तो 101 बना था। मान गए बिल संसद में पेश करने के अनुसार 122वां, और जब पास हो गया तो 101वां बना। 101 बेचारा हर व्यक्ति संलिप्त है उसमें। छोटा दुकानदार पूछो कहता हमारे पास आ जाते हैं लेकर के,
तुमने जमा नहीं किया अभी? जीएसटी क्या मान गए तुम्हें? वस्तु एवं सेवा कर। इधर तो ये बिल आया इससे पहले वाला पेश करने के अनुसार, ठीक है। मोदी सरकार ने दोनों संसदों में पास करवाया, सदनों में पास करने के बाद आधे राज्यों ने पास कर दिया, लागू हो गया न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ 99। संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 99वां संविधान संशोधन हुआ। जैसे आपके विद्यालय में एक यूनियन होती है, ठीक है, वैसे बार एसोसिएशन होती है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक संघ था। सुप्रीम कोर्ट के संघ ने क्या किया? इधर संघ ने जैसे बिल पास हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के संघ ने कहां अपील कर दी? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जैसे ही अपील हुई तो पता है मास्टर रोस्टर किसे कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर कहते हैं क्या? मान गए नहीं, मास्टर रोस्टर। रोस्टर का मास्टर कौन है? रोस्टर का मास्टर अनुच्छेद नंबर 145, ठीक है, अनुच्छेद 145 में रोस्टर का मास्टर किसे कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर नहीं पूछ रहे हैं, रोस्टर मास्टर। रोस्टर का मास्टर कौन है? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गया केस तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा मैं इसे नहीं लेने वाला हूं। मैं क्यों नहीं लेने वाला हूं पता है? क्योंकि कोलेजियम व्यवस्था में 5 न्यायाधीश होते हैं, उसमें क्या रहता है? 1+4 रहता है। भाई मैं हूं और ये विचार कोलेजियम व्यवस्था के बारे में होता है, तो मैं सुनूंगा तो लोग कहेंगे भेदभावपूर्ण निर्णय दिया गया। उसने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मना कर दिया। सीनियर न्यायाधीश जो थे उन्होंने भी मना कर दिया। तो पता सुनवाई किसने की? सुनवाई की JS केहर, जस्टिस JS केहर। और जस्टिस JS केहर ने पता क्या किया? 99वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा पास किया कि नहीं, न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं, किसके द्वारा होगी व्यवस्था? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अर्थात मंत्री परिषद की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी। कैसे होगी? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा। तो वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कोलेजियम व्यवस्था। नोट कर लीजिए, बता दें। हाँ हाँ, वो सीनियरिटी दी जाती है। वर्तमान में देखा हाँ बिल्कुल, अभी नहीं किया नहीं कह सकते नहीं। हाँ, इधर मैंने आपको नियुक्ति के विषय में ये इतना बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, 5 साल जज रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या कहेंगे? सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या कहेंगे बताए? दूसरा, अरे लाभ का पद छोड़ो ना, दूसरा क्या पॉइंट बताएंगे? जो बोल रहे थे वही सही है। क्या बताएंगे? किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल मतलब जज की सेवा दे चुका हो, किसी भी हाई कोर्ट
या दो या दो से अधिक हाई कोर्टों में 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। समझिए, इधर इधर समझ लीजिए, चाहे एक हाई कोर्ट हो, समझिए यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं हाई कोर्ट में 5 साल तक रहा हो, नहीं, यहाँ पर स्पष्ट करना एक हाई कोर्ट या दो से अधिक 5 वर्षों तक लगातार काहे के रूप में कार्य किया हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, दूसरा बताओ, 10 वर्षों तक वकालत, 10 वर्षों तक वकालत। चलो और बताओ, हाँ कोई सही बोला है, राष्ट्रपति के नजरों में संविधान का विशेषज्ञ हो। अरे बिल्कुल, राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में संविधान का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजरों में वो संविधान का ज्ञाता हो। अब प्रश्न ये आ जाता है कि ये तो समझ में आता है, नागरिक है, ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, जब वकालत वकील से न्यायाधीश कोई बना, कौन बना? कोई न्यायाधीश, क्या वकील से न्यायाधीश मत कहो, हीरालाल जेकालिया। पुरुष, अच्छा पुरुष और महिला, महिला, अगर तुमसे एक प्रश्न पूछा जाता है उस महिला का नाम बताओ जो वकील से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनती है, ऑप्शन दे। अच्छा, इन्हीं के लिए ऑप्शन के बना। नंबर 1 लीला सीट, नंबर 2 फातिमा बीबी, नंबर 3, ठीक है, फातिमा बीबी कंफर्म। अरे तुम्हें वो ऑप्शन सुनना चाहिए था जो अभी देने वाले थे। जब भी कोई ऑप्शन दे तुम्हें 4, अगर एग्री है तो तुम्हें चारों ऑप्शन धैर्य से सुनने चाहिए थे, ठीक है, कभी भी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि जो फातिमा बीबी हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। ठीक है, आ जाओ, ये नहीं पता तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, मल्होत्रा। यहाँ पर पुरुष में यू ललित और एक है सीकरी, दो लोग, यू ललित और सीकरी। यू ललित और सीकरी। देख लिया इधर। अब बात कर लेते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने बता दी, इधर योग्यताएं मैंने बता दी। अब चर्चा करते हैं न्यायाधीश का कार्यकाल भी मैंने बता दिया, शपथ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, शपथ मिटा दे रहा हूं। देखिए, फिर तुमसे बताते तुम्हारे जानने में और कोई भी हो अच्छे लोग लेकर के आओ, अच्छा लगे, समझ गए। और सरकार की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है, कोई चार्ज नहीं दिया जाता किसी भी प्रकार का, तुम्हारा स्टैंड का भी चार्ज नहीं पड़ता होगा। इतनी व्यवस्थाएं जब सरकार कर रही है तुम्हारे लिए, ठीक है, तो तुम्हें भी रेगुलर आना चाहिए। मिटा दें।
लिखा शपथ, हेडिंग डाले शपथ। हेडिंग डाले, लिखे शपथ। अब अगर शपथ के बारे में चर्चा करें, अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा होगा, तो अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद नंबर 124। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो लिख ले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या अधिकृत एक कोई व्यक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति। समझे? शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। समझिए इधर, शपथ लेगा किसकी? शपथ लेंगे किसकी? बताएं। हाँ, कोई सही बोल रहा है, बताइए शपथ किसकी लेंगे? संविधान नहीं, पूरा सब बोले। शपथ किसकी लेंगे? न्यायाधीश जो है शपथ किसकी लेंगे? बताएं। नहीं पता है? ठीक है, शपथ लेंगे संविधान के प्रति निष्ठा। संविधान के प्रति निष्ठा। शपथ लेंगे तो किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर न्यायाधीश को हटाया जाएगा। मैंने कहा हटाने के लिए त्याग पत्र दे दें, मृत्यु हो जाए और इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जाएगा, जैसे जिसे हम कहते हैं महाभियोग। ठीक है, वैसे इस शब्द का प्रयोग जो है केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में किया जाता है, महाभियोग। अगर बात करें महाभियोग का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद नंबर 124(4) और 124(5) में मिलता है। और अगर कहें संसद ने कोई अधिनियम बनाए हैं, ठीक है, तो अधिनियम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और 1969 का। 1968 और 69 का। अब कोई न्यायाधीश है, उसे हटाया कैसे जा सकता है? किस आधार पर उसे आप इम्पीचमेंट लागू कर देंगे? क्यों, किस आधार पर हटाएंगे? बताइए। किस आधार पर आप हटा देंगे? बताएं। मैंने आपको बताया न्यायाधीश के हटाए जाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, हटाया जा सकता उसे संसद के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा। जो हटाया जाएगा, ठीक है, किस आधार पर हटाया जाएगा? पूछे किस आधार पर हटाया जाएगा? आधार क्या होगा बताइए। इधर किस आधार पर? वेरी गुड, कदाचार। कदाचार व असमर्थता। कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया। नोट कर ले, सही बताया।
कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। हटाए जाने के लिए अभी हमने बताया, ठीक है, क्या है, दीपक मिश्रा और एस एल शुक्ला, हटाए जाने के लिए प्रस्ताव आया पर वो पेश ही नहीं किया गया। ठीक है, संसद अगर दोनों सदस्य पास कर दे तो फिर इन्हें हटना। अभी जस्ट अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या राम रहीम, राम रहीम, गुरु राम रहीम तो नहीं, वो उनका नहीं है, वो तो हाईकोर्ट का डिसीजन आया था। गुरु राम रहीम में बाबा को अरेस्ट किया गया है। अभी अभी हाल वाले, बिल्कुल। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश है, इस समय डी.वाई. चंद्रचूड़, वाई.डी. चंद्रचूड़, लंबे समय तक है। हाँ, अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका पदक्रम जो वर्तमान समय में है, उनका पदक्रम 50वां है। हाँ, इधर देखिए, न्यायाधीशों का वेतन, वेतन, वेतन के बारे में बात करते हैं। वेतन जो है, वेतन का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 125 में, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह मिलता है। बिल्कुल बात सही है। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और ये वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि, और वेतन के संदर्भ में कोई कभी कटौती नहीं होगी, और न तो वेतन के संदर्भ में सदन में मतदान होगा। ठीक है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए, अगली हेडिंग डाले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 25 तक पहुंच गए। देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, लिख लिया। अनुच्छेद नंबर क्या है, 136, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, समझिए जरा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे जैसे है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जैसे कोई मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, तो तब तक क्या होगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, देखिए समझे इधर, किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करेगा। समझे, किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पर सीनियर जूनियर कुछ होगा, उसे आजादी है,
किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। अब आगे करें तदर्थ न्यायाधीश, बड़ा महत्वपूर्ण है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश बस अनुच्छेद नंबर 127 एग्जाम में पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीश बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तदर्थ न्यायाधीश समझिए इधर जरा, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, अभी लिखना मत दिखा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं है, ठीक है, कोरम पूरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऐसे न्यायाधीशों को क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। क्या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में भी होती है? ये याद रहे, हाई कोर्ट में नहीं होती, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, क्या हाई कोर्ट में होती है? देखिए इधर तुम्हारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा यही से प्रश्न होता है। तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट करें 27 लिखा, अनुच्छेद 27 127। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह से, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर क्या करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कोरम आपने संसद में जैसे है, संसद में जब मैंने पढ़ाया था सदन, शायद वहां तक नहीं अभी आया हूँ, सदन चलने के लिए 1/10 सदस्य का होना कंपलसरी है। जैसे तुम्हारी क्लास में एक नियम बनाया गया कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में कम से कम क्लास चल सकती है। तुमको हम 2 लोग आए, सब 2 लोगों को पढ़ाइए, ठीक है, नहीं क्लास होगी। क्लास कम हो सकती है, कम से कम 100 का 1/10 निकाल दीजिए, अर्थात 10 स्टूडेंट होंगे तो क्लास चलेगी। बस वही है इसका कोरम। अगर कोरम नहीं है तो क्या है, क्या किया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे न्यायाधीशों को क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो रिटायर हो चुके हैं। देखिए कोरम पूरा न होने पर, कोरम पूरा न होने पर, कोरम पूरा न होने पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण एक नोट है, लिख लीजिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हाईकोर्ट में नहीं होता है। नोट कर लें, नोट तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हाईकोर्ट में नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हाईकोर्ट में नहीं है। ठीक है, हम लोग कहां तक पहुंच चुके? 128 तक।
ठीक है। अब क्या है, अभिलेख न्यायालय, हेडिंग डाले अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद नंबर 132, एग्जाम में सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय देख लिया। कोई हमें ये बताए ये अभिलेख न्यायालय का क्या होता है। अभिलेख न्यायालय आपको है क्या? बिल्कुल सही है, पालन करें मतलब साक्ष्य के रूप में उनमें प्रस्तुत किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है क्या? हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। समझिए इधर इधर अभिलेख न्यायालय, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इधर अभिलेख न्यायालय वो एग्जाम में मेंस में भी पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय क्या कहते हैं? जो इसके निर्णय हैं, ठीक है, निर्णय जो है वो निम्न अदालतों में साक्ष्य नजीर या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक आदेश दिया है तो निम्न अदालत में कहा जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, इस आधार पर मुझे न्याय दिया जाए। ठीक है, तो इसके निर्णय जो है नजीर या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिलेख न्यायालय। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया, अभिलेख न्यायालय कहा गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने न्यायाधीश के बारे में सब बता दिया आपको, नियुक्ति से लेकर हटाए जाने के बारे में बता दिया। ठीक है, महाभियोग के बारे में भी चर्चा कर ली मैंने, हर सेक्टर पे चर्चा की न्यायाधीश के बारे में, वेतन क्या मिलेगा, क्या सुविधाएं, सब कुछ चर्चा हो गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? बताएं, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा? 130। ऐसा 130 में लिखा हुआ, अनुच्छेद नंबर लिख लें, अनुच्छेद नंबर 130। इधर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की जो बैठकें हैं वो दो जगह हो चुकी है, एक श्रीनगर और एक हैदराबाद। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठकें हैदराबाद, श्रीनगर या भारत के किसी अन्य शहर में आयोजित करना चाहे तो कैसे आयोजित होती है? राष्ट्रपति के निर्देश पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा आयोजित की जाती है किसी विषय में। लिख लीजिए जरा यहाँ पर, देखिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक आयोजित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बैठक आयोजित कर सकता है, जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित की गई है, जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित की गई है। जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित की गई है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, हम इसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसके क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसे मूल क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। ये बताओ इसके अंतर्गत कौन सी अपील आती है? एक मिनट, हाँ जरा बताओ। राज्य व केंद्र, और बताओ राज्य व राज्य, और एक मिनट, राज्य व केंद्र शासित, इधर केंद्र शासित व केंद्र नहीं आएंगे, बोलिए इधर बताएं, इसमें से क्या नहीं आएगा बताएं, नहीं बताएं, लिखे। इसके अंतर्गत क्या आता है ये नोट कर करेंगे, जाए इधर नोट करें क्या आता है। लिखे नंबर 1, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। भारत संघ व एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद। दूसरा नोट करें, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। देखिए कोई विवाद तभी लिया जाएगा, समझे इधर, कोई विवाद यहां पर दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, यह विवाद तभी लिया जाएगा जब वो विधि से संबंधित होगा। विधि की व्याख्या नहीं होगी, विधि की व्याख्या नहीं होगी। ऐसा नहीं आम लड़ाई झगड़े आए तुरंत ले लिया गया, नहीं, कोई विधि की व्याख्या ऐसी नीत है तभी होगा, ऐसे आम लड़ाई वाले झगड़े नहीं होंगे। पर ये याद रहे, संघ व केंद्र शासित वाले विवाद नहीं होंगे, संघ व केंद्र शासित वाले विवाद नहीं आएंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत। संघ व केंद्र शासित वाले विवाद इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 131, अनुच्छेद नंबर 131। नंबर 2 पॉइंट लिखिए इधर, नंबर 2 पॉइंट, अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद लिख दें, अनुच्छेद नंबर 132, अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, अनुच्छेद नंबर
133 दीवानी अपील। अनुच्छेद नंबर 134 फौजदारी अपील। अनुच्छेद नंबर 135 सैन्य अपील। अनुच्छेद नंबर 136 SLP विशेष अपील। विशेष अपील नोट कर लिया। इधर मैंने पहली क्लास में आपको बताया था दीवानी का मतलब होता है, दीवानी मतलब व्यक्ति का व्यक्ति के बीच में, और फौजदारी व्यक्ति और राज्य। फौजदारी में क्या कहेंगे? व्यक्ति और राज्य। फौजदारी में व्यक्ति और राज्य के बारे में बात करेंगे। इधर समझे, जैसे हम लोग जनरल में बोलते रहते हैं, इधर ये जमीन संबंधी विवाद, ये लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। पर आपको इसमें पॉलिटिक्स वैसा नहीं बोलना पड़ेगा। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति और राज्य भी सम्मिलित होता है। देखिए नोट कर लिया इतना। अब जरा बहुत इधर जरा ध्यान दे, जैसे फौजदारी के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 134 के बारे में बात करते हैं। जैसे लड़ाई झगड़े वाले केस है, जैसे आपने कहा राज्य संलिप्त है जिसमें, ठीक है, तो हर केस क्या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा? प्रत्येक केस सुप्रीम कोर्ट भेज देगी क्या? आपने न्यायाधीश बैठा रखे कितने इधर, और आपने हाई कोर्ट कितने हैं आपके पास इस समय? हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट 25 है, और 25वां हाई कोर्ट अमरावती का। बताओ हर जितने वाद है आए तुमने भेज दिए? क्या समस्त वाद भेजे जा सकते हैं? नहीं। अब ये प्रश्न आता, आखिर आप भेजेंगे कौन कौन से वाद, किस मैटर पे व्यक्ति? इधर 134 के अनुसार कौन सा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, समझिए। इधर 134 अनुच्छेद नंबर 134 पे चर्चा कर रहे हैं, समझिए। अनुच्छेद नंबर 134, ठीक है। आपने अभी बताया सबको सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है, पर विशेष स्थिति में ही आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। वो हाई कोर्ट आपको एक तो सर्टिफिकेट देता है, हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देता है। एक तो हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा, सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। जब आपका जजमेंट आएगा नीचे एक कॉपी होगी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर जाएंगे किस मैटर में? कैसे आप चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? आप चले जाएंगे, आप यहाँ आपके दिमाग में यही बनता होगा, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हार गए, सुप्रीम कोर्ट हार गए, और हम वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हार गए, हाई कोर्ट हार गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कभी कभी सुना होगा घर में, अरे चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ कहाँ तक लड़ेंगे? दिल्ली तक लड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हारे, हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या ऐसे लोग कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है या बिल्कुल अलग होता है? अलग होता है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन पे चर्चा करते हैं, बताएं। नहीं बताया इधर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला हाई कोर्ट अपने पास मंगाता है और व्यक्ति को क्या करता है? फांसी दे देता है, फांसी देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने क्या किया? उसे अपने पास मंगाया, और मंगाने के बाद क्या कर दिया? फांसी दे दी। ऐसे केस में पता है, ऐसे केस में व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में केस
करने का अधिकार है। समझिए इधर कंडीशन समझ ले। हाई कोर्ट ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस अपने पास मंगाया और व्यक्ति को फांसी दे दी। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन, ठीक है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को बरी किया, बरी समझ रहे हैं, छोड़ दिया, ठीक है, बरी कर दिया। और हाई कोर्ट ने क्या किया, फांसी दे दी, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था, मान लो हरदोई में चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास मंगाया और मंगाने के बाद फांसी दे दी। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरी कंडीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यक्ति को, ठीक है, बरी कर दिया, जाओ आपको जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट ने क्या किया, फांसी दे दी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाने। ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ठीक है, थोड़ा और कंप्लीट कर दीजिए। अपील क्षेत्राधिकार हो गया, ठीक है। उसके बाद पुनर्विचार, देखिए, पुनर्विचार हम लोग 136 तक पहुंच चुके थे, इतना 137 पुनर्विचार करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है अगर वह समझे तो संशोधन भी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, जजमेंट दे दिया, फिर क्या हुआ, अपील की गई पुनर्विचार के लिए, तो उसने निर्णय को देखा, अरे गलती हो गई हमसे, तो वो अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है। हाँ, वो अपने निर्णय में क्या करेगा, संशोधन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा उसके निर्णय में कोई दूसरा संशोधन करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में स्वयं क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में स्वयं संशोधन कर सकता है। लिखिए, परामर्शदात्री अधिकार, परामर्श 143 बस अभी छोड़ रहे हैं, क्या जाना है, ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद नंबर 143, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 143। देखिए, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे परामर्श देगा। समझिए, राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगा, परामर्श देगा। राष्ट्रपति माने या ना माने,
राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने या उसके विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने ये उसके विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति परामर्श माने या न माने ये उसके क्या है, विवेक पर निर्भर है। एक और केवल एक पॉइंट कर देता है क्या, ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक, देखिए मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद नंबर 32। ये मैंने आपको, हाँ इधर ये राष्ट्रपति समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। अभी मैंने के.आर. नारायण का जिक्र किया था। इधर मूल अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32, मूल अधिकारों के संदर्भ में हमने आपको आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रलेख जारी करता है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमानेश, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण, एक अधिकार परिचय, ठीक है। ठीक, फिर अब अगली क्लास इधर